प्रसाद, जो समुद्री जहाज के साथ सफर पर निकलता है। ये साधारण सी यात्रा तब महान बन जाती है जब इसके दौरान की जाने वाली खोजों से ऐसे सिद्धांत बनते हैं जिनसे सभी धार्मिक विश्वास अव्यवस्थित हो जाते हैं और मानवता खुद को एक नए नजरिए से देखती है। वो साल था 1831 का और समुद्री जहाज का नाम था HMS बीगल और उस नौजवान का नाम था चार्ल्स डार्विन। डार्विन के साथ ये सफर तय कीजिए और जानिए कि कैसे वो प्रजातियों की उत्पत्ति और मानव जाति का उद्गम में दुनिया हिला देने वाले अपने निष्कर्षों पर पहुंचे। आइए हमारे साथ और जानिए कि कैसे हल हुई डार्विन की ये पहेली। इंग्लैंड के लिए 19वीं शताब्दी का समय शायद सबसे उन्नत था। उनका साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर था। इस समय कई बड़े सांस्कृतिक, सामाजिक और औद्योगिक बदलाव हुए, जिससे लंदन विश्व का सबसे बड़ा शहर बन गया। जोखिम और जिज्ञासा की भावनाएं उन दिनों बहुत प्रबल थीं। इंग्लैंड और यूरोप से निरंतर समुद्री जहाज नई सीमाएं खोजने निकलते थे। अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ाना इन जहाजों का लक्ष्य था। ऐसा ही एक जहाज था HMS बीगल। इस जहाज का संचालन एक नौजवान रॉबर्ट फिट्जरॉय के हाथ में था। उन्हें एक ऐसे प्राकृतिक वैज्ञानिक की तलाश थी जो उन्हीं की तरह सोचता हो। इस काम में कैम्ब्रिज के विद्वान तथा वनस्पति शास्त्री जॉन हेंस्लो ने फिट्जरॉय की मदद की। उन्होंने चार्ल्स डार्विन नाम के एक नौजवान का नाम सुझाया जो उस समय कैम्ब्रिज में धर्मशास्त्र पढ़ रहा था। आखिर चार्ल्स डार्विन थे कौन? डार्विन 1809 में श्रूसबेरी के एक अमीर परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उन्हें प्रकृति से लगाव था। इससे निराश होकर उनके पिता ने उन्हें धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। वहां उनकी मुलाकात हुई पादरी वनस्पति शास्त्री हेंस्लो से। डार्विन अपना काफी समय हेंस्लो के साथ बिताते थे, जो विज्ञान के लिए डार्विन का उत्साह भी बढ़ाते थे और इसीलिए ही डार्विन की बीगल पर सफर के लिए सिफारिश की गई। आखिर 27 दिसंबर 1831 को प्लीमथ से HMS बीगल ने सफर शुरू किया, जिस पर डार्विन भी मौजूद थे। इस सफर के दौरान डार्विन ने कई ऐसी चीजें देखी जो उनकी मान्यताओं को एक आकार देने में मदद करने वाली थी। लेकिन अपनी यात्रा के दौरान डार्विन के सामने आए सवालों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया और जीवन की उत्पत्ति के विषय में 19वीं शताब्दी के यूरोप का मानना क्या था। उस समय के आम सामाजिक और धार्मिक सिद्धांत ये थे कि ईश्वर ने 7 दिनों में दुनिया को बनाया है। कुछ धार्मिक नेताओं ने इस धारणा को एक तारीख भी दी, 23 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व, और कैम्ब्रिज के एक विद्वान ने सुबह 9 बजे का समय भी निश्चित कर दिया। जहां तक डार्विन का संबंध है, बीगल का सबसे पहला महत्वपूर्ण पड़ाव केप वर्ड द्वीपों में स्थित सैंटियागो था। उन्होंने अपनी पहली असाधारण खोज यहां की। उन्हें एक खड़ी चट्टान पर सीपियों की सफेद सीधी परत मिली। शायद ये उस पहेली का पहला टुकड़ा था जो हल होने के बाद डार्विन के नए विचारों को सामने लाने वाली थी। आखिर ये सीपियां समुद्री सतह से 45 मीटर ऊपर कैसे पहुंच गईं? क्या यह मुमकिन था कि धरती की ऊपरी चाल के कारण सीपियों की परत भी ऊंची उठ गई हो? यह विचार कभी न बदलने वाली दुनिया की मान्यताओं के खिलाफ था। जहाज में डार्विन बहुत सी किताबें पढ़ते थे। उनमें से एक किताब थी चार्ल्स लायल की भूविज्ञान के सिद्धांत। यह किताब भी उस पहेली का एक टुकड़ा थी। लायल का मानना था कि वर्तमान भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से धरती का इतिहास जाना जा सकता है। उनका विश्वास था कि धरती निरंतर बदल रही है। बारिश धीरे धीरे घाटियां बनाती हैं, पहाड़ समुद्र से निकलते हैं। लायल ने इस थियरी को एकरूपतावाद का नाम दिया। इसका मूल यह है कि धरती बेहद पुरानी है, और यही विचार डार्विन के अपने विकासवादी सिद्धांत बनाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होने वाला था।
डार्विन से संबंधित बीगल का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव पुंटा आल्टा था। बीगल बंदरगाह में थी और डार्विन के पास अन्वेषण के लिए कई हफ्ते थे। उन्होंने पुंटा आल्टा की खड़ी चट्टानों में जीवाश्मों का विशाल जमावड़ा खोजा। कम पहचाने वाले मेगाथीरियम की खोज एक दिलचस्प बात थी। डार्विन ने इसे उसके दांत से पहचाना और यह स्थानीय वर्मियों से मिलता जुलता था। डार्विन ने एक विशाल जानवर का पूरा जीवाश्म भी खोज निकाला जिसकी वो पहचान नहीं कर पाए। बाद में उसे विशाल सुस्त पांव या स्लॉथ के रूप में पहचाना गया। पहेली का एक और टुकड़ा था। इस प्राणी के जैसे दिखने वाले कोई और जानवर क्यों नहीं थे? क्या वो विलुप्त हो गए थे? और अगर हां, तो कब? क्या ये वातावरण में बदलाव के कारण विलुप्त हुए हैं? अगर हां, तो क्यों? वो सभी जीवाश्म जहाज पर वापस ले आए ताकि उन्हें इंग्लैंड भेजा जा सके। 1 महीने बाद ही पुंटा आल्टा के तट से 30 मील ऊपर डार्विन को एक और जीवाश्मों से भरी चट्टान मिली। यहां उन्होंने कई कुतरने वाले प्राणियों के जीवाश्म खोजे। ये सभी अगोटी, कपीबरा और छोटे दक्षिणी अमेरिकी कृतंक टुको टुको से मेल खाते थे। एक अजीब बात यह थी कि जीवाश्म और जीवित प्रजातियों में समानताएं थीं, लेकिन ये एक समान नहीं थे। कुछ समय बाद अर्जेंटाइन तट के दक्षिणी हिस्से में और आगे उन्होंने स्तनपायी हड्डियों का एक और समूह खोजा। उसे नाम दिया गया मक्रुआचेनिया। ये ऊंट जैसा दिखता था, लेकिन उसके समान नहीं था। सितंबर 1832 में बीगल ने ब्यूनस आयर्स से 400 मील दक्षिण पूर्व में खाड़ी पर बसे बाया बियांका के पास लंगर डाला। बीगल इस क्षेत्र में लगभग 1 महीने तक रहा। उसके कुछ कर्मचारी निरीक्षण में व्यस्त थे और बाकियों को कुआं खोदना, लकड़ी इकट्ठा करना, शिकार करना जैसे तटीय काम सौंपे गए थे। एक दिन स्थानीय शिकारी एक विशाल पक्षी लाए जो उड़ नहीं सकता था। उस पक्षी को खाने के बाद डार्विन ने दर्ज किया कि इस मांस का स्वाद गाय के मांस जैसा है। यह भी उस पहेली का एक और टुकड़ा था। ये डार्विन की विकासवादी सोच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। कई महीनों बाद जब बीगल पेटागोनिया के पास पहुंच गया था, डार्विन ने काफी समय स्थानीय लोगों के साथ बिताया। उन्होंने डार्विन को शुतुरमुर्ग की एक दुर्लभ किस्म के बारे में बताया जो सामान्य से छोटा था। उसके पैर भी छोटे थे। फिर एक दिन डार्विन के साथियों ने उस पक्षी को भोजन के लिए मार डाला। मेरे कुछ करने से पहले ही उस पक्षी की चमड़ी अलग करके उसे पकाया जा चुका था। डार्विन ने अपनी डायरी में इस बात को इतने अफसोस के साथ लिखा है कि हम उनकी झुंझलाहट की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन चमड़ी का काफी हिस्सा, बड़े पंख, सर, गर्दन और टांगे संभाल कर रखी हुई थी। डार्विन ने इन टुकड़ों को संभालकर इंग्लैंड भेज दिया। पक्षी विज्ञानी जॉन गूल्ड ने निश्चित तौर पर बताया कि ये एक भिन्न प्रजाति है और इसे डार्विन के नाम पर पुकारा, रिया डार्विनी। ये भी पहेली का एक और भाग था। यहाँ 2 रिया थीं जो कि भौगोलिक क्षेत्र के नाम के अनुरूप सभी जगह नहीं थी। बड़ी रिया पंपास और उत्तरी पेटागोनिया में रहती थी, वहीं छोटी रिया दक्षिणी पेटागोनिया में रियो नेग्रो के आसपास